feminist criminology. In her name, she has so many papers in journals of international and national repute. Apart from this, she has been resource person in various seminars and conferences. She has also worked as a project assistant to develop documentation for Center of Women's Studies and Development, BHU, on the topic tribal laws pertaining to women. And apart from this, she has also been received so many awards like Bharat Jyoti Award by Indian International Friendship Society. She has also received Vishishta Sikshak Samman by Maitri Bhavan, Vidushi Ratna Samman by Mahila Vyapar Mandal, President of India Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal, and many more awards are there in her names. Beside this, let me tell you that she has also been invited to witness the Republic Day parade from Prime Minister's box as a meritorious student when she was quite young, that is in 1998. So, ma'am, we are, you can say that we are blessed to have you with us. We would like to listen you. So, without wasting much time, I think that I should, ma'am, Rachna Di, would you like to say something, or should we invite the guest directly? जैसा तुम्हारा प्रोग्राम हो, if your program requires, then I'm here, and whatever is in your plan, okay, I'm always there. Okay, ma'am, so say a few words. I think that Anshuli? मैं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल मैम से हम जरूर चाहेंगे कि उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिले, और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं आज की, उनका भी फॉर्मल वेलकम मैम करें और अपने ब्लेसिंग्स जरूर दें हम सबको। थैंक यू। ऑफ कोर्स इनफैक्ट मैंने सुप्रिया को थोड़ा डिलेमा में डाल दिया बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू डिसाइड एज टू व्हाट टू डू, सो अदरवाइज आई कुड हैव सेड कि ऑफ कोर्स मैं तो हूँ यहाँ पे, तो आई विल से अ फ्यू वर्ड्स, बट आई वांटेड टू जस्ट टेस्ट सुप्रिया एंड प्रिपेयर हर फॉर फ्यूचर के आगे के प्रोग्राम में अगर प्रिंसिपल है या मैनेजर है तो जस्ट इनवाइट देम to say a few words. this is the proper way to do things. Sure. So विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन में। और जब सुप्रिया बता रही थी, आपका परिचय दे रही थी, तो मैं सुन रही थी और मुझे लग रहा था कि we have someone who has a great knowledge about laws regarding women. और आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, राइट्स ऑफ विमेन, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. सो आई रिमेम्बर्ड दैट आई हैड रिटन वन पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री एंड इट वाज ऑन women's laws, myth and reality. In fact, so many things are there in writing, but when it comes to reality, we find that these rights are not getting translated into reality. These rights are not being communicated even to the women. और आज के दिन जब हम लोग 20 नवंबर के दिन यहाँ पर बैठे हैं इस मंच पर और अपनी छात्राओं को हम उड़ान के मंच के तहत उनके अधिकारों के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, तो मुझे याद आया कि 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। और हम लोगों ने पीछे के अनेक वर्षों में उस दिन, इस दिवस को अपनी छात्राओं के साथ मनाया था इंटरैक्टिव सेशन के रूप में। और हमारी बहुत सारी छात्राओं ने हमसे बातचीत भी की थी और बताया था कि कैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता है. दिस वायलेंस is not necessarily physical, this can be even mental. और जब कभी हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में 90% women, I can say, that they go through violence at some or the other stage of their life. तो
बहुत ज़रूरी है कि हमारी छात्राएं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और यू आर द राइट पर्सन टू इंटरैक्ट विद देम। एंड हमारा जो उड़ान मंच है, उसने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि हम ऑनलाइन मोड से, क्योंकि आज घर में बैठे तो ये और बात ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे ऐसा बच्चियां भी बताती हैं, और इसके अलावा और भी मुझे पता चलता है कि घर में रहकर जो दिक्कतें हैं वो लोगों की बढ़ी हैं, विशेष रूप से महिलाओं की। तो इस मंच के माध्यम से, उड़ान के माध्यम से अंशु और आपकी टीम ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई ऑल्सो वेलकम our manager, Mrs. Uma Bhattacharya ji, of course, Professor Vibha Tripathi, and all my colleagues who are here, and our students who have joined this lecture today. And I believe that we will all gain a lot hearing you, Professor Tripathi. So, Supriya, आप आगे का प्रोग्राम कर सकती हैं। Thank you for listening to me. थैंक यू मैम। सुप्रिया, एक चीज स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, अब कृपया अपना माइक म्यूट रखें। रेनू शाह, आप माइक म्यूट कर लीजिए। रेनू शाह, और आप सभी प्रोग्राम के दौरान अपना माइक बंद रखें। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको इस प्रोग्राम की लिंक भेज दी जाएगी, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस। तो अभी 100 लोग जुड़े हैं, आप अपने ग्रुप में भी कह दीजिए कि वो लिंक उनको शेयर कर दी जाएगी आज के प्रोग्राम की, तो वो इस आज के प्रोग्राम से वंचित नहीं रहेंगे। और विभा दी के लेक्चर को जरूर सभी को बेनिफिट होगा उससे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुप्रिया। सुप्रिया, पूनम दी, आपका माइक म्यूट है। मैं कह रही हूँ कि एक स्टार्ट करने के पहले एक चीज बता दूं, आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो हमारे कॉलेज की अलुमनाई भी हैं। तो मैम, हम लोग आगे के लिए भी इनको आमंत्रित जरूर 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 जरूर। आप अपना स्टार्ट कीजिए सुप्रिया मैम। स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि वो जो भी उनके मन में प्रश्न आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो चैट बॉक्स में डालते रहेंगे, और मैम के एनलाइटनिंग लेक्चर के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उसका एक सोल्यूशन मिल सके। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारी आज की गेस्ट प्रोफेसर विभा मैम को। मैम। ओके सुप्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं वीकेएम से जुड़ी हूँ, ऐसा पूनम दी ने बताया, तो मैं सिलसिलेवार ढंग से प्रारंभ करती हूँ कि मैं क्लास 3rd से बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, बीटीएस जिसको कहते हैं, वहाँ बीटीएस में मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद क्लास 6 से 12 तक मैंने वीकेएम में ही सब कुछ सीखा, यानी जो हमारे कैरियर का एकदम क्रीम साल होता है। और 6 to 12 आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सारी चीजें वहां होती हैं। तो जो कुछ भी मैं आज हूँ उसकी जड़ें वीकेएम से गहरी जुड़ी हुई हैं, और बहुत कुछ वीकेएम ने मुझे दिया है। यहाँ तक कि डिग्री सेक्शन में मैंने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन मेरी फ्रेंड्स उस में पढ़ती थी, तो मैं जाती थी और वहाँ डिग्री सेक्शन में भी क्लासेस करती थी। कुछ टीचर्स की भी जब बीएचयू से फ्री होते थे और वहाँ क्लास का टाइम होता था कि नहीं वहाँ क्लास चल रही है, तो मैं वहाँ जाके अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जाती थी परमिशन लेके टीचर लोगों से। तो वहाँ से भी मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ अनौपचारिक रूप से। तो जिसको आज कहते हैं कि हम लोग आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, तो जो लोग हमसे डायरेक्टली जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में, वो तो जानेंगे ही कि क्या चीजें हैं, और जो इसको सुनेंगे बाद में, जैसा अंशु जी ने कहा कि शेयर करेंगे, तो वो लोग भी सुन सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो बातें जाननी है वो चाहे फॉर्मली जाने चाहे इनफॉर्मली जाने, पर जरूरत इस बात की है कि उनको जाना जाए। और जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि औपचारिक रूप से उन्होंने ये बताया कि उनका भी एक पेपर इस पर पब्लिश हो चुका है, लॉज रिलेटिंग टू विमेन, मिथ एंड रियलिटी।
मतलब ये है कि जो लोग भी महिला अधिकारों से थोड़ा सा भी सरोकार रखते हैं, वो सबसे पहले इन्हीं बातों को जानना चाहते हैं कि वॉट एवर देयर इज इन पेपर is enjoyed by women or not, or it is only as is law and ought law is something different. तो हम लोग jurisprudence में बताते हैं कि what is law and what should be the ought law. तो क्या होना चाहिए और क्या है, ये तो लॉ में ही एक jurisprudential डिबेट चल रही है। उसके साथ में जब हम लोग अपनी बातें करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस पूरी गैदरिंग में मुझे एक मेल मेंबर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वीडियो अपना ऑन किया हुआ है। अब ये मनोज जी हैं या शशिकेश जी हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 2 मेल मेंबर्स का नाम इनविटेशन में भी छपा था, तो मैं ये देख रही थी। तो कोई भी, मेरा नाम शशिकेश है मैम, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। ओके, तो शशिकेश जी भी थे और नीचे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक मनोज नाम भी था, तो चूंकि नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं लोकेट नहीं कर पा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि एनी इवेंट विच इज मेंट फॉर लॉज रिलेटिंग टू women or in which we are going to discuss laws relating to women, there must be more and more participation of men also. But since it is a degree college of girls, so we cannot expect many more men person there, but it is expected. क्यों ऐसा है? क्योंकि ग्रेजुअली जो हम लोग चल रहे हैं अपनी लॉ की जो आपकी जर्नी है, वो आप अगर आप सोचें कि वी आर हियर like 100 members have joined this webinar, so 100 and hundreds years have gone कि हम लोग अपनी जो जर्नी शुरू किए थे वो बहुत पुरानी है। लगभग 1848 का मैं जिक्र करती हूँ, जब सनेका फॉल कन्वेंशन आया था और जिसमें हम लोगों ने सफ्रेज राइट पर बात करी थी, और भी उसके साथ में बहुत सारे राइट्स की हम लोगों ने बात करी थी उस समय। और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट हूँ, जॉन स्टुअर्ट मिल हूँ, या आप वर्जीनिया वुल्फ को ले लें, तो इन लोगों ने जो विमेन्स राइट्स पर काम किया और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा कि ए रूम ऑफ वंस ओन, दैट मीन्स वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है कि हमें एक स्पेस चाहिए। We want a particular space to express ourselves, to share ourselves, कि हम बता सकें कि हमारी समस्याएं क्या हैं और हमें कैसे उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और मैं ये भी बताऊं कि since I have been associated with Vasant Kanya Mahavidyalaya, and at that time I used to feel that if there would be a law, then there would be no problem at all, कि अगर लॉ हमने बना दिया इस मामले में तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर उस समय डिबेट होती थी कि why there is a problem of dowry, तो हम लोगों को लगता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जबकि 1961 का था, जबकि हमको मालूम नहीं था, तो हम लोगों को लगता था कि डाउरी गिविंग एंड टेकिंग डाउरी शुड बी प्रोहिबिटेड इन द आई ऑफ लॉ, एंड इफ इट इज प्रोहिबिटेड देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब ये चीजें सोच करके, और मुझे लगता था कि नहीं मुझे लॉ ही पढ़ना चाहिए, और मैंने लॉ फिर पढ़ाई की और LLM करके, और उसके बाद जब मैंने लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन पढ़ाना शुरू किया और फिर सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंस और पेपर लिखने शुरू किए, देन आई केम टू नो दैट द टेक्स्ट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सो अब जो रचना मैडम ने कहा, उन्होंने नाम दिया मिथ और रियलिटी का, तो क्या बाइनरी हम क्रिएट कर रहे हैं मिथ और रियलिटी के बीच में? क्या बाइनरी हम क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में? इन सब चीजों को हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं थोड़ा सा अपने स्लाइड्स के माध्यम से। तो अगर ये विजिबल हो आप लोगों को तो बताएं, ये दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है मैम, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉपिक दिया है विमेन्स राइट्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, उसमें सबसे पहली स्लाइड ये क्वेश्चन करती है कि व्हाई लेक्चर ऑन विमेन्स राइट, why should we organize various lectures on women's rights just because it is interdisciplinary and anyone and everyone can participate in this? It is a sheer formality to celebrate some day, or we are really bothered with this issue and we show our concern, and we are there in the field to make some change, to bring some change
So at which level we keep ourselves, this is the question. So it is a question of self introspection also. We all are there to introspect ourselves, whether we are going to have that kind of empathy, because sympathy has now become an obsolete word. We should not sympathize with the problems of women, rather we should have empathy. But in spite of empathy, many times we show apathy, which is very, very dangerous. So we should not show this apathy. So these are in third slide, I am sharing this key principles of women's rights are fairness, respect, equality, and dignity. Means we very often say that we are equal and we should be treated equally, and our dignity should be protected. But first of all, the question is of fairness. How fair has the law been? How fair the lawmakers have been? Because the entry of feminist scholars into the legal domain have changed everything. So this is the question, whether they do respect rights of women. And then again, in the third and fourth point, we can assure equality and dignity. And what is meant by equality, we can also discuss in detail. And you all are knowing perhaps that we are having Universal Declaration on Human Rights. So this declaration was adopted by United Nations in 1948. So from 1948 onwards, all human beings are treated as born equal. Their human rights are inalienable. But the problem is, if all humans' rights are protected, then how far women is different from that human right? But on the other side, means this is the text on UDHR, and in the context, you will see that 4 world conferences on women have already taken place. And in 1967, we were having a declaration on elimination of discrimination against women. But it was realized there only, if it is a declaration, then declaration is not binding on the state parties. So there must be a convention which is having a binding effect over the state parties. So then in 1979, we were having a convention on elimination of all sorts of discrimination against women. So it prohibited discrimination. And you will be surprised to know that everywhere, how this discrimination is realized by a woman, there is no requirement of any definition. If you are not being treated equally, then you should realize that this is a discrimination. This discrimination can take place at your natal home. This discrimination can take place at your workplace and anywhere. So if you are wishing that you should be treated in that manner in which you wish to be treated, not like preferential treatment, but equal treatment. So if it is not being done, that is why Catherine McKinnon said that sexual harassment is sexual discrimination actually. So again, in 1993, we were having another declaration on elimination of violence against women. As Rachna ma'am said that on 25th of November, we celebrate this very day. So we have to understand that what was prohibited in that declaration, and in the light of that declaration only, we could have Prevention of Domestic Violence Against Women's Act in 2005. So under Article 253, the state party or the India is, if it is a signatory to the international treaty, then it is having a binding effect that it should have a particular law on this issue. So in 2005, we were having that law. So in another slide, you are noticing that equality is undefined. What is meant by formal equality and what is meant by substantive equality?
Formal equality means Article 14. Article 14 is there in the Constitution, and it mentions that everyone should be treated equally and state will not discriminate on the basis of age, sex, caste, creed. But substantive equality means whether at the ground level you are getting this equality or not. And if not, then correctionist approach or protectionist approach should be there, and it is highlighted under Article 15(3) that state is entitled to make special laws for the protection of women. And it has been described by the courts number of times that special laws means especially meant for women because they are vulnerable. Because they are is there any problem? Ma'am, please try to be bilingual because we have students from various streams. तो वो और बेहतर समझ पाएंगे अगर आप bilingual हो जाते हैं तो. हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है वो दो प्रकार की है, फॉर्मल भी है और सब्सटेंटिव भी है. तो सब्सटेंटिव का मतलब कि इन सब्सटेंस वेदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग इन योर हैंड और नॉट. तो जब हम समानता का अधिकार आपको बताते हैं कि नहीं आप लोग तो सब समान हैं, संविधान ने सबको समान ट्रीट किया है, लेकिन पता चलता है कि किसी भी प्रकार की समानता का एहसास आपको क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम आते हैं फिर से एक बार ये देखने कि जो ये मॉडर्निज्म था, जो आधुनिकता ने हमें दिया था, आधुनिकता ने हमें दिया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हम हमारे पास हमारा एक संविधान होगा तो हम सभी समान व्यवहार से शासित किए जाएंगे, रूल ऑफ लॉ का शासन होगा, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. लेकिन जब वास्तविकता आई सामने तो पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स में चीजों को लाया गया और कहा गया कि नहीं, कानून में जो बातें हैं वो आपको दिखती कुछ और है और जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो आपको कुछ और प्रतीत होता है. यानी आपको सही मायने में अगर किसी कानून को समझना है तो आपको उसको डीकंस्ट्रक्ट करना होगा. डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विखंडित करना होगा. तो अब उस लॉ को आप तोड़ेंगे और तोड़ करके उसके छुपे हुए या अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे. तो जैसा कि प्रिया ने मेरे परिचय में बताया था कि एडल्ट्री पर मेरा काम था सेक्शन 497 पे, और जब हम लोग स्टूडेंट थे एलएलबी के तब उस सेक्शन को कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे स्टूडेंट्स लेते थे, उन लोगों को लगता था कि विमेन इज नॉट पनिश्ड देयरफॉर इट इज फेवरिंग विमेन. लेकिन जब उसको डीकंस्ट्रक्ट किया गया तो पता चला कि ओनली हस्बैंड इज हैविंग राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द एरेंट एडल्टरर बट नॉट द वाइफ ऑफ अदर पर्सन. मतलब जो ये एडल्ट्री का ऑफेंस मेल मेंबर करता है वो मैरिड है या नहीं है ऐसा लॉ में बताया ही नहीं गया. तो उसके मैरिज की सिचुएशन पर कोई माने साइलेंस था लॉ में, और पता ये चलता था कि अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ को कोई राइट नहीं है. अल्टीमेटली फिर जोसेफ शाइन के केस में आप जानते हैं 2018 में एडल्ट्री के ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया. यानी ग्रेजुअली वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि जहां जहां भी हमको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज ए लॉ बट इन रियलिटी इट इज नॉट गोइंग टू सर्व द एग्जैक्ट पर्पस, देन वी रेज आवर वॉइस, और फिर या तो वो बदलता है या खत्म होता है या उसमें नई चीजें जुड़ती हैं. तो इसीलिए फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने ये कहा कि लॉ इज नॉट ओनली ए टूल ऑफ स्ट्रगल बट ऑल्सो ए साइट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो. तो जो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट हैं आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से लोग बचते हैं. उनको लगता है कि अगर मुझे किसी ने फेमिनिस्ट कह दिया इसका मतलब है कि थोड़ा डिफेमेटरी हो रहा है. मतलब ये सिचुएशन आ गई है आज की तारीख में कि आपको कोई फेमिनिस्ट कहे तो आपको लगता है कि ये ठीक डायरेक्शन में बात नहीं हो रही है, लगता है ये हमको बहुत दूसरे तरीके से विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट और उस तरीके की चीजों को देख रहे हैं. और सबसे पहले ये हमें सोचेंगे कि इनकी वॉइस को हम किसी तरह सप्रेस करें, बाकी बाद में हो. तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ फेमिनिज्म. जो मैंने मैरी वुलस्टनक्राफ्ट या इनका नाम लिया तो वो लिबरल फेमिनिज्म था, और लिबरल से लेकर के जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म तक हम आ गए हैं वहां मैं केवल आपको ये बताना चाहती हूँ कि शेयरिंग
थॉट क्या है, सभी ने किस बात को शेयर किया है, सभी किस बात पर कंसेंसस है, वो है कि व्हाट इज मेंट बाय विमेन्स ऑपरेशन, यानी एक महिला के प्रताड़ित करने के कौन से आधार हैं, इसको हमें जानना चाहिए। और जब हम इस पर एक कंसेंसस बना लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी लोगों के विचार अलग अलग हों कि व्हाट इज मेंट बाय विमेन्स लिबरेशन, कि महिला स्वातंत्र के क्या मायने हैं। इससे हमको हो सकता है कि कुछ लोगों में मत वैभिन्न हो कि नहीं, यहाँ तक स्वतंत्रता ठीक है, वहां तक स्वतंत्रता ठीक है, तो ये वाद विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन एक महिला को प्रताड़ित कहाँ किया जा रहा है, इस पर अमूमन एक मतता दिखाई देती है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि डोंट इंडल्ज इनटू द डिबेट ऑफ फेमिनिज्म एंड जस्ट फोकस दैट फेमिनिज्म इज ए मेथड ऑफ स्टडी. It is a method of study because you have to wear that particular lens. और वो लेंस जैसे आप स्पेक्स लगाते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देता है, तो आप वो फेमिनिज्म का लेंस पहनिए जिससे कि आपको दिखाई दे कि वेयर द डिस्क्रिमिनेशन इज। और जब वो चीज आपको समझ में आएगी तब आप पता कर पाएंगे कि हाँ अभी भी रियलिटी बहुत दूर है। अभी मैंने जिसको कहते हैं ना छपते छपते, तो अभी मैं जैसे आ रही थी और मुझे मेरी आदत है थोड़ा एकमात्र सोशल मीडिया जिस पर मैं हूँ ट्विटर, तो उस पर अभी लाइव लॉ ने एक डिसीजन अपलोड किया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, और उसमें किसी ने कहा कि फलां की पत्नी के साथ में बड़े घनिष्ठ संबंध है। तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि घनिष्ठ संबंध का मतलब अवैध संबंध कहना नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अवैध संबंध है इसलिए ये मानहानिकारक नहीं है, जबकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को लॉ में ये पढ़ाया गया है कि अगर आपने कोई वाक्य कहा और सुनने वाले के दिमाग में उस वाक्य से जो निष्कर्ष निकला वो अलग है। यानी अगर आपने कहा कि भाई आप तो बड़े ईमानदार हैं, आपने तो हमारी घड़ी चुराई नहीं, आप कभी हमारी घड़ी चुराई नहीं सकते, और लोग ये समझ रहे हैं कि इसी ने घड़ी चुराई है ऐसा इसलिए कहें, तो ये मानहानिकारक होगा। तो अब आप सोचिए लिटरल इंटरप्रिटेशन वहां पर हो रहा है कि इन्होंने कहा कि घनिष्ठ संबंध है लेकिन ये नहीं कहा कि अवैध संबंध है, इसलिए ये मानहानिकारक नहीं है। तो अब आप ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका आशय क्या है। तो आशय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल देखा होगा कि पॉक्सो मामले में जो एक निर्णय आया था कुछ समय पहले कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर नहीं है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर इसको बदल दिया और कहा कि नहीं, ऐसे ऑफेंसेस में इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है कि आप स्किन टू स्किन टच ना करें, भले ही क्लोथ्स के ऊपर से ग्रो करें, फिर भी वो सेक्सुअल हरासमेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है कि आपने किस आशय से काम किया है। और आगे अगर अपनी स्लाइड्स के माध्यम से बढ़ूं तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि वही जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का डिबेट था, मॉडर्निज्म ने हमें बड़े लंबे लंबे वादे किए, बड़ा लंबा लंबा जार्गन दिया कि यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने बताया कि नहीं, कल्चरल प्लूरलिज्म को भी ध्यान में रखना है। अब हम इसी कल्चरल प्लूरलिज्म के तहत LGBTQ की बात कर रहे हैं, और जो सोसाइटी है हमारी, हम लोग लॉ में भी इस चीज को पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी के भी टीचर्स जानते होंगे कि वेदर लॉ चेंजेस द सोसाइटी और सोसाइटी चेंजेस द लॉ, क्या चीजें हैं, कौन किसको बदल रहा है, ये समझने की चीज है। तो ये हमारा फ्यूडल माइंडसेट है, फासिस्ट माइंडसेट है, कैपिटलिस्ट है, कंज्यूमरिस्ट है, पैट्रियार्कल है, कंजर्वेटिव है, लिबरल है कि परमिसिव है। तो इस तरह के सोसाइटी है, इसको हम लोगों को देखना है। और जो टेक्स्ट में मैं बात कहती हूँ कि बहुत सारे कानून थे ही नहीं, तो हमें लगता था नहीं इस विषय पे कानून होना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है। तो जैसे ही आपके पास कानून बनता है, एक डिफाइनिंग पावर लॉ की है, और जब तक कि कोई लॉ में कोई इंजरी डिफाइन नहीं होगी आप उसके लिए रेमेडी नहीं मांग सकते। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि डेफिनीशन मेक्स योर माइंड डेफिनिट। जब भी परिभाषा आएगी आपको उस परिभाषा में ही चीजों को साबित करना होगा। कहेंगे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ तब तो ठीक है, ये एक्ट हुआ, अगर इनमें से पांचों में से एक भी नहीं हुआ तो ये एक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है डिफाइनिंग मतलब एक्सक्लूजन, कि जैसे ही हमने डिफाइन किया वैसे ही हमने एक्सक्लूड कर दिया चीजों को। तो सच क्या है
और उत्तर सच जो आजकल पोस्ट ट्रुथ चल रहा है। पोस्ट ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि जो बात सच नहीं है, अगर किसी एक व्यक्ति ने कही और वो चाइनीज विस्पर बन गया, कहते 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 कहां तक चला गया और लोगों ने कहा कि नहीं अब यही सच है। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें टीवी डिबेट होती है, मैं बड़ा आश्चर्य करती हूँ कि टीवी डिबेट का टॉपिक होता है दंगल। अरे दंगल तो मैदान में लड़ा जाता है, दंगल टीवी पर कैसे हो सकता है? लेकिन वो भाषाई दंगल होता है, वो विचार का दंगल होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। वहां पर कुछ मेल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो कि सेव द हस्बैंड्स यूनियन टाइप यूनियन चला रहे हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं। मतलब एकदम से जो सरोकार है, जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने इन बातों को रखने की कोशिश करी थी, वो सब सैबोटाज हो जाता है। आज भी भारत में जो पैट्रियार्कल फैमिली में मैरिज का सिस्टम है, उसमें एक लड़की विवाह करके जाती है ससुराल, यानी वो अकेले जा रही है, इतने परिवार के बीच में जितने लोग हैं उनके साथ में वो रह रही है। तो उस परिस्थिति को भांपते हुए कि वहां वो वल्नरेबल है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि कि उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन उस वस्तु स्थिति को समझने को कौन कहे, चीजें उलट करके आ जाती हैं और एक व्यक्ति, जिसको कहते हैं एक इंडिविजुअल, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी ने भी कोई ऐसा जो काम किया, मान लीजिए कि किसी ने कोई गलत केस फाइल किया, उसको गलत पुलिस मिल गई, गलत एडवोकेट मिल गया, गलत सलाह मिल गई और फिर उसके बाद में चीजें सही डायरेक्शन में नहीं गई, तो उसको हमको एक इंडिविजुअल केस समझना चाहिए कि दिस इज अ पर्टिकुलर केस। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देने लगते हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर दिक्कत करती हैं। और जो सिविल सोसाइटी है, हम ये मान करके चलते, जैसे हमारा हम एब्यूज को भी मना किए हैं कि किसी भी प्रकार का एब्यूज नहीं होना चाहिए, इट इज प्रोहिबिटेड इन लॉ, क्योंकि लॉज आर मेड अंडर द परसेप्शन कि वी आर हैविंग अ सिविल सोसाइटी, हमारे अंदर एक सिविक सेंस है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम तो कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की, इन सारी चीजों से शासित होते हैं। जितने भी लॉ बनेंगे वो सारे आदमी ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी बहनों के लिए है, हमारी बेटियों के लिए है, बल्कि वो ये सोचेंगे कि ये तो हम पति लोगों के ऊपर बड़ी शामत आने वाली है, हमारी पत्नियां तो हमारे ऊपर ऐसे शासन करने वाली हैं। तो यानी पुरुष अगर होगा तो टेक्स्ट में, तो वो कॉन्टेक्स्ट में अपने को हस्बैंड समझेगा, महिला यदि होगी तो कॉन्टेक्स्ट में उसको वाइफ समझा जाएगा। इसीलिए सिमोन दी बुआ ने ये कह दिया कि विमेन आर born, not born but made। तो सिमोन दी बुआ अपनी किताब सेकेंड सेक्स में कहती है कि महिलाएं पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि पुरुष भी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वो मेल और फीमेल के रूप में इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उनको मैन और वुमेन हम बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि आगे बढ़कर के एक लाइन हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट ओनली विमेन आर मेड बट ऑल्सो मेन आर मेड। तो उनको भी हम ही ने बनाया है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या हुए हमारी लड़कियों के लिए, जो आज वीकेम में सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, उनको वर्क प्लेस पर, अभी जब तक आप डिग्री कॉलेज में है, पढ़ रही हैं, हो सकता है उतनी समस्याएं ना आए, लेकिन जब आप एक को एजुकेशन से आते हैं या को एजुकेशन में आगे जाएंगे या वर्क प्लेस पर रहेंगे, तब आपके साथ में जो चीजें देखने को आती हैं, वो वर्क प्लेस क्या है, वो हरासमेंट क्या होता है और कैसे पहले के जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं। और जब हम आपको मालूम होगा कि कोई भी अपराध होता है, जब एक हम उसके लिए आंदोलन चलाते हैं कि नहीं अब पनिशमेंट का मुद्दा आया, तो अब पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा हम हार्शर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। लेकिन मैं चूंकि केवल विमेन इन लॉ नहीं पढ़ाती हूँ, बल्कि अब मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनोलॉजी में हम लोग दंड शास्त्र पूरा पढ़ाते हैं। तो क्या पर्पस है पनिशमेंट का और किस पर्पस को हम अचीव करते हैं, तो वो सेंटेंसिंग जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस क्या है,
किसकी आवश्यकता है, ये सारी बातें भी आप लोगों को समझनी चाहिए। और प्रॉपर्टी राइट्स का मामला आप सब सुने होंगे कि हम सबको अपने अपने हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी में राइट मिल गया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अब हम डिमांड कर सकते हैं। अब उसके पीछे की कहानी अगर आप देखें तो लड़ते लड़ते एक महिला सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय मिलता है। उसके बाद वहां पर उसको कुछ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो 2016 में कुछ निर्णय आता है, 2018 में कुछ निर्णय आता है, फिर 2020 में लगता है कि नहीं इसको बदल दिया जाए, फिर बदला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं, एक महिला को किस प्रकार से हमको सशक्त करना है, उसके प्रॉपर्टी राइट को किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, हम लोगों ने हमेशा विमेन से रिलेटेड लॉज को और विमेन को एक्चुअली यूज किया है और उनको ही समझ में नहीं आता कि हमारे हित में क्या है, कैसे हमें आगे इस चीज की डिमांड करनी चाहिए। और जब वो कोई बताता है कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारा हक है, इसके लिए तो तुम्हें लड़ना चाहिए, पता चला उसने लड़ाई शुरू की तो दूसरी जगह जा करके फंसी। तो कहने का मतलब है कि आप ये स्वयं आपको इतना सशक्त होना पड़ेगा, इतनी अपनी चेतना विकसित करनी पड़ेगी कि सो दैट यू कैन रियलाइज एट विच level, at which footing you are satisfied। आप कहाँ पर संतोष महसूस करते हैं, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश मिजाज हैं, आपको कोई वायलेशन नहीं समझ में आ रहा है, आपका कहीं हरासमेंट नहीं हो रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं जानते लॉ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता लगा कि आप के पास सब कुछ होते हुए भी आप किसी चीज का एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ ऐसा गलत हो रहा है और उस गलत को सही करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये जो मेंटेनेंस वगैरह है, PCPNDT एक्ट, जिसके बारे में एक बार बहुत विस्तार से वीकेम में ही मैंने लेक्चर दिया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का क्या लबोलुबाब होता है, किस प्रकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसमें इंटरवीन कर जाता है और कहाँ तक एक अनबॉर्न बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारे महिलाओं के संबंध में ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है, जो वही यूनिवर्सलिटी और मॉडर्नाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, एक रूपता की, कि सारे लोग एक हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। पर यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो इनॉर्मस स्ट्रेटिफिकेशन है। नीता अंबानी से लेकर रानू मंडल तक मैरिड वुमेन है, डाइवोर्सी है, लिव इन रिलेशनशिप में है, और कोर्ट इस बात को बड़ा कॉग्निजेंस में लेता है कि एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। अब आप जानते हैं कि किसी के कैरेक्टर को हम नहीं इन्वोक कर सकते हैं अगर वो लॉ में कोई रेमेडी मांग रही है, फिर भी बार डांसर, चीयर लीडर कौन है। तो ये सारी चीजें, ये जो डिवीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, वो डिवीजन भी बड़ा कई बार डिटरमाइनिंग होता है और उसके आधार पर निर्णय आ जाते हैं जिस पर कि फिर बाद में उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और कई बार उसको पलटना भी होता है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअस प्रोसेस में देखी जा रही हैं। अब अगर मैं यहाँ महिलाओं की बात करूं तो ये भी आपको समझना होगा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं है। तो डिफरेंट वुमेन, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। कोई है जो कि न तो जानती है न समझती है कि क्या लॉ है, कोई है जो जानती है, जैसे मेरे जैसे जानते भी हैं, लेक्चर भी डिलीवर करते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो मुझे पता है कि मैकेनिज्म कितना टेढ़ा है, उसमें जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जाया जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं और कहते हैं नहीं हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको बताएंगे कि नहीं ये कहाँ गलत है। तो जो भी परिवर्तन होते हैं वास्तव में ये चौथी कैटेगरी वालों के द्वारा ही होते हैं, जो जानते हैं कि कानून क्या है, फिर उसको उसके लिए संघर्ष करते हैं और उसके लिए डिमांड करते हैं, फिर विधियां बदलती हैं। तो अब और बहुत सी महिलाएं समाज में ऐसी भी हैं जो सब्जेक्टिव परसेप्शन रखती हैं, यानी आज मेरा हित किस स्टेटमेंट से सधेगा, मैं किस पोजीशन पे हूं, तो अपने स्टेटस को, अपने रिलेशन को ध्यान में रखते हुए वो स्टेटमेंट देते हैं। दे आर द वेरी डेंजरस पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, यू कैन से, कि जिनको सब्जेक्टिव परसेप्शन है। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। और आप एज ए मदर, सपोज कि यू आर ए मदर ऑफ अ कल्प्रिट,
तो आपको कल्प्रिट के हित की बात न करके समाज में उस कल्प्रिट को कैसे सजा मिलनी चाहिए इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस समय कल्प्रिट को प्रोटेक्ट करने की बात करने लगेंगे तो फिर सारे लॉ का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती हैं और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हमको ह्यूमन राइट में दिखाई देते हैं। जैसे कि विमेन्स राइट्स हैं कि टू कंट्रोल देयर रिप्रोडक्टिविटी, उधर बड़ा डिप्रेशन और ये सारी चीजों का समय चल रहा है। राइट टू हैव ए सिबलिंग का एक नया अनएड्रेस्ड इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स उठ रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं कि कंट्राडिक्शन कहाँ पर चल रहा है। और मैं यहाँ ये भी बताऊं कि फ्लोरेंस हाउ ने कहा कि हिस्ट्री हैज पुट एम्फेसिस ऑन आउटस्टैंडिंग वुमेन। आउटस्टैंडिंग वुमेन पर हमने बहुत फोकस किया कि हमारे यहाँ तो गार्गी थी, हमारे यहाँ तो अपाला थी, हमारे यहाँ तो ये थी। लेकिन लौतिका सरकार जो लॉ की प्रोफेसर थी और जो जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करती हैं तो उनके खिलाफ मुहिम चलती है कि शी कैन नॉट टीच रेप लॉ, बीइंग अ वुमन शी कैन नॉट टीच रेप लॉ। तो वो बताती हैं कि जनरल विमेन हैड टू सर्वाइव एंड जनरल विमेन हैव टू सर्वाइव। तो वो उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दे हैड टू स्ट्राइव फॉर एवर, उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि परसेप्शन क्या है और पर्सपेक्टिव क्या है। जो एस्पिरेशंस हमारे हैं लॉ से और जो रियलिटी है उसमें ये परसेप्शन और पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है। और फिर जैसे कुछ स्टेटमेंट्स लॉ के जजमेंट्स के हैं कि किकिंग इज नॉट क्रुएलिटी, मतलब अगर मदर इन लॉ किक कर देती है डॉटर इन लॉ को तो इसको क्रुएलिटी नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट के एक जज ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनके घर परिवार की पैदाइश और उनका वातावरण, उनका पालन पोषण ऐसे समय में हुआ होगा जहाँ की बहुत बेधड़के से वायलेंस होता है, बेधड़क लोगों को एब्यूसिव वर्ड यूज किए जाते हैं। तो उनको लगा होगा कि इसमें क्या गलत है, लेकिन गलत तो है, गलत तो एक थप्पड़ भी है। तो इसलिए ये चीजें आती हैं कि हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हम आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा बहुत प्योरली लीगल हो रहा है। मैं बच्चे क्वेश्चन कैसा पूछेंगे उस पर आके फिर आंसर दूंगी। और एक यहाँ पर मैं एक और स्लाइड देखूं, ये एक किताब थी द रॉक दैट वाज नॉट। ये सेक्सोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हैं गीतांजलि, उन्होंने लिखा कि देयर इज होरेंडस इम्बैलेंस इन पावर बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो बहुत इम्बैलेंस अभी भी है। और रोल ऑफ सोसाइटी का हमको देखना है कि ये जो आपकी सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, पुलिस है, जुडिशरी है, उसका क्या रोल होता है। और आप लोगों के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, एक गूगल डूडल था कि नेवर बी लिमिटेड बाय अदर पीपल्स लिमिटेड इमेजिनेशन। वो अगर आप कोई लिमिटेड ऑरे में देखना चाहते हैं तो आप उसमें अपने आप को मत बांधिए। आपके लिए खुला आसमान है, आप उसमें उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और आपको बस वो माहौल चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और मिलिंडा गेट्स ने कहा था कि ए वुमन विद ए वॉइस इज बाय डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो फिर मैंने भी कुछ कहा कि वी डिजर्व डिग्निफाइड, सेफ एंड कंजेनियल एटमॉस्फेयर टू सर्वाइव एंड ग्रो एंड वी डिमांड फॉर इट। इज इट रियली टू मच टू आस्क फॉर? तो ये चीज आती है। और इतनी बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया और अब मैं बोलूंगी सुप्रिया को कि वो बच्चों को बोले कि वो चाहें तो कुछ हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। श्योर दी। तो आई थिंक कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं मैम के लेक्चर से बहुत अपने अंदर उनके विचार आ रहे होंगे और वो जरूर कुछ न कुछ अपनी क्वेरीज के साथ जो काफी समय से शायद उलझे पड़े होंगे, आज उसका निवारण हो जाए। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके अपने माइक अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दें। इसके लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। तो 1 by 1 यू कैन कम अप बेटा। मैं एक बार चैट बॉक्स भी चेक कर लूँ। मैम
मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, वुमेन्स के लिए जो है लॉ के फील्ड में मैम इन फ्यूचर में कितनी अपॉर्चुनिटीज है कि मैम वो इस फील्ड में जो है जाके जो है सरवाइव कर सके या फिर उस फील्ड से मैम कुछ फ्यूचर में कर सके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ तुम्हारे सामने कि Yes, लॉ ma'am. करने के बाद मैं यहाँ हूँ BHU में प्रोफेसर, पर ये लास्ट चॉइस होती है। जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप PCS के जो IAS PCS के एग्जाम है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो तो दे ही सकते हैं लॉ को एज ए स्पेशल सब्जेक्ट बना के। प्लस आप जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं। और अगर आपने 7 साल तक अच्छी प्रैक्टिस करी तो उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का डायरेक्ट एग्जाम होता है, ADJ का, हायर जुडिशियल सर्विसेज का, उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जुडिशरी में जा सकते हैं। और आप ये जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, तो APO का एग्जाम होता है, वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, आप फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉ के आप देख रहे हैं इस समय लॉ का जो 5 ईयर कोर्स है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। उस कोर्स को करके आप ग्रेजुएशन और लॉ का इंटीग्रेटेड डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप लॉ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, I have one question. We are living in 21st century, but we are facing a lot of problem. Like men think men think like that I am a man, so I am a superior, and you are a woman, so you are a inferior. So these types of mentality we are facing in our society as well as in our family. So how we can deal with this problem easily? तो इजीली डील करने के लिए डे टू डे डिस्कोर्स में आपको इन चीजों को लाना होगा। जैसे कि अगर आपके पास में जैसे बच्चे, जो सिबलिंग है आपका, वो मान लीजिए आपकी बहन है या भाई है, उसके साथ में आप कैसे घर में रह रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि नहीं, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो तुम मुझे ग्लास पानी ला के दे दो, तुम पढ़ रहे हो तो मैं ग्लास पानी ला के दे दूं। मतलब इक्वल फुटिंग पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर हाउस होल्ड वर्क्स होने चाहिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि केवल वन साइडेड, वन डायमेंशनल प्रोग्रेस अभी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। तो वन डायमेंशनल मतलब आपका फोकस पूरा करियर ओरिएंटेड है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी देखना होगा कि इफ यू आर लिविंग अलोन, सपोज you have got a very good job and you are living alone, then also when you will come at home you will have to cook for yourself. अगर आप जोमेटो और स्विगी नहीं करते हैं तो आपको अपने लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आप को ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को कुकिंग आनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, वर्क की शेयरिंग होनी चाहिए, थॉट्स की शेयरिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स की शेयरिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपके घर से ही मजबूत होंगी। आपकी मदर अगर वर्किंग है तो वो इस माहौल को क्रिएट कर सकती हैं। फादर, आपको मैं बताऊं, फादर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ द फादर इज प्रोग्रेसिव देन द डॉटर्स फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल सो फार एज द फैमिली एटमॉस्फेयर इज कंसर्न। तो ये सारी चीजें हैं जो कि घर में आपको बतानी चाहिए, और जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो इन चीजों को उठाती भी हैं। तो इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, और ऑल ऑफ सडन हमसे कोई सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है। ग्रेजुअली वी विल लर्न एंड ग्रेजुअली वी विल परफॉर्म। वी हैव टू ट्राई फॉर बेटरमेंट, नॉट फॉर परफेक्शन। Okay, ma'am, thank you so much. और ईशिता का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं कि मैम आजादी के बाद भी जो विमेन्स जैसे संख्या आवाज शशिकेश जी, वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। मैम गुड आफ्टरनून, आई हैव अ क्वेश्चन किया है कि जो एक्चुअली वॉइस संख्या इतनी कम, हाँ, किसकी संख्या कम है?
मैम उनका क्वेश्चन है, इशिता एक स्टूडेंट है, विमेन्स उनका जजेस क्वेश्चन है कि अच्छा, हाँ, वीमेन जजेस की संख्या। अभी तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब हैं, इन्होंने अभी एक फेलिसिटेशन सेरेमनी में इस बात को बहुत जोरदार ढंग से उठाया कि जैसे मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, वैसे मैं यहाँ कहूंगा कि सारी लेडी अधिवक्ताओं को एक हो जाना चाहिए और इस बात की मांग करनी चाहिए, ये आपका अधिकार है कि आप की बस बराबर में भागीदारी हो। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसके लिए आवश्यकता होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एडवोकेसी की फील्ड में आए, और इस पर मेरा एक पूरा लेख कि न्यायपालिका में आधी हिस्सेदारी ये जनसत्ता में अभी कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुआ है। तो अगर वो चाहें तो उस लेख को भी हमारे पढ़ सकती हैं, जिसमें कि बहुत डिटेल में हमने इन चीजों को डिस्कस किया है। जनसत्ता में केवल उनको ये दे देना है कि विभा त्रिपाठी जनसत्ता न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी, इतना ही वो गूगल पे डाल देंगी तो उन्हें पूरा लेख मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। और मैम अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लॉज तो आते हैं, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाती हैं पता नहीं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम लोगों ने बहुत पहले सुन रखी थी, और अभी भी देखते हैं कि वो इतने तीव्रता से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जिस तरह से उसका नाम रखा गया है। तो क्या लॉ की तरफ से या किस किस चीज की वजह से ये रुकावट उत्पन्न हो जाती है मैम? नहीं, इसमें देखो बात ये होती है कि हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्यूज्ड फ्रेंडली है। यानी हमें जो अपराधी है उसके बारे में ये सोचना है कि कहीं ऐसा नहीं कि उसके ऊपर गलत चार्ज लगा है, तो सारी चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा, और वो आपका डाउट जो है वो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट शुड बी प्रूव्ड। तो जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव होने की बात होती है, उसमें कई मर्तबे क्या होता है, हमारे पास एविडेंसेस नहीं होते। तो इसीलिए सारे पुलिस ऑफिसर्स को, अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाइए और लेक्चर करवाइए तो वो कहेगा कीप योर एविडेंसेस इंटैक्ट। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि जहां कहीं भी आपके लॉ का वायलेशन हो रहा है, कोई हरासमेंट हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, तो आप उसके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, उसको रखिए, क्योंकि उसी की फॉरेंसिक जांच होगी, उसी के आधार पर आगे कार्यवाही होगी, तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जो जो सिस्टम के लेवल पर फ्लॉ है वो ये है कि सिस्टम में अभी हमारे पास उतना मशीनरी इक्विप्ड नहीं है जो कि फॉरेंसिक जांच को बहुत जल्दी परफॉर्म करा सके, और लोगों में इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि हमें अपने एविडेंसेस को कैसे इंटैक्ट रखना है। तो इन चीजों की आवश्यकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कई बार ऑफेंडर आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता। तो इन परिस्थितियों में उस विक्टिम को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसको रिहेबिलिटेट करना है, इन एस्पेक्ट्स पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि भले पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर एब्सकॉन्डेड है, भाग गया है, तो भी हमारे विक्टिम को रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है। उसको रिस्टोर करने के लिए अगर इतना प्रूफ हो जाता है कि क्राइम हैज बीन डन अगेंस्ट हर, तो शी शुड बी रिहेबिलिटेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस तरह की चीजों पर अब काम हो रहा है। मैम हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, दोनों हैरेसमेंट से हैं जी। एक अंकिता कुमारी है, वो मेंटल हैरेसमेंट के विषय में पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं हाउ डू टैकल मेंटल हैरेसमेंट एंड व्हाट आर द लॉज रिगार्डिंग दिस। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैम भावना कुमारी का है। वो पूछ रहे हैं कि इफ अ गर्ल हैज बीन सेक्सुअल अब्यूज्ड इन द चाइल्डहुड and now after 12 years if she want to get those people punished, so here any way for that? तो देखो, एक तो चीज ऐसी है जो कि अवेयरनेस, दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूं कि जो 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 आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले मी टू मूवमेंट देखा था, वो मी टू मूवमेंट यही था कि बहुत पहले भी अगर हमने कोई हरासमेंट झेला है तो एक्चुअली क्या होता है कि इट गिव्स अ स्कार ऑन दी होल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। मैं पर्सन वर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखें तो जो जो माइनर एज है उसमें गर्ल्स और बॉयज इक्वली एब्यूज्ड हो रहे हैं।
बॉयज का भी सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूजमेंट इतना हो रहा है कि इतनी रिसर्चेस हो रही हैं कि वो बच्चा जो कि अपने बचपन में इस तरह के अब्यूजेस झेला था, वो आगे चल करके रेपिस्ट हो जाता है, वो आगे चल करके ऑफेंडर हो जाता है। तो इतना उसके दिमाग पर ये चीजें हावी होती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे लॉ में अभी कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं आया है कि हम एक टाइम बाउंड पीरियड में, हर समय ये होता है कि भाई अपराध घटित हुआ तो कुछ समय बाद आप उसकी जानकारी दें, लेकिन माइनर एज में आपने जो कुछ भी सहा, फिर उसके बाद अगर आप केस करना चाहेंगे किसी के खिलाफ, तो आपके पास वो क्या प्रूफ होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर वही प्रूफ की आ जाती है कि कैसे हम ये कहेंगे कि आप एक एलिगेशन तो आपने लगा दिया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, लेकिन उनके बाबत आपके पास सफिशिएंट क्या ग्राउंड है, क्योंकि बिना ग्राउंड के हम नहीं कह सकते। और आप एक उस परिस्थिति को सोचिए कि अगर मैं आपकी बात को सही मान करके कहूं कि नहीं, जैसे ही कोई लड़की ये कहती है वैसे ही हमें दूसरे को पनिश कर देना चाहिए, तो परिणाम क्या होगा। आज के समय में इतना कंपटीशन है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि फिर कुछ महिलाओं को लोग इस्तेमाल करने लगेंगे कि बस आप इनके साथ हमारा करियर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इनके खिलाफ आप जरा एलिगेशन लगा देती तो ये हमारा आगे हो जाता। तो बहुत सारी चीजों को हमें समाज में समझना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो ये अलर्टनेस आनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर कि वो अपने बच्चों को देखें। कई बार मैं देखती हूँ जैसे ये लेबर क्लास है या और भी लोग अपने बच्चों के प्रति उदासीन होते हैं, वो कहाँ खेलने जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, कोई बिस्किट खिलाने के माध्यम से ले जा रहा है, कोई चॉकलेट खिलाने के माध्यम से। भाई क्यों आप परमिशन दे रहे हैं कि आपके बच्चे को कोई बिस्किट और चॉकलेट खिलाने ले जाए अकेले। आप खुद कहिए कि हम ला करके दे देंगे, या आपको ला करके चॉकलेट बिस्किट देना है तो आप घर में दीजिए, आप बच्चे को बाहर क्यों ले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में आप देखिए फैक्ट अगर उसका पढ़िए जाके केस लॉ में, तो यही पता चलता है कि इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग लॉ में प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पर बहुत जोर दे रहे हैं कि आप प्रिवेंटिव होइए। जैसे कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स लाइन, कि आप समय पर जो उपचार कर देते हैं वो बहुत बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाता है। तो ये सब प्रयास होना चाहिए। और दूसरी चीज जो पहली लड़की ने पूछा था मेंटल हरासमेंट की बात, तो मेंटल हरासमेंट का ये है बेटा कि उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि मेंटल हरासमेंट इज ए काइंड ऑफ वायलेंस। जैसे एक पौधा है, अगर उसको सही खाद पानी मिलता है तो वो एक वट वृक्ष के रूप में तब्दील हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको काट छांट सुंदर बना करके बोनसाई बना दें तो वो मुगल गार्डन की शोभा तो बन जाएगा, राष्ट्रपति भवन में दिखेगा तो बहुत सुंदर, लेकिन उसकी अपनी क्या इच्छा थी, वो तो वट वृक्ष बनना चाहता था, उसे आपने क्यों बोनसाई बना दिया, वो सुंदर नहीं दिखना चाहता था। तो ये सारी चीजें हिंसा होती हैं जो परोक्ष रूप से होती हैं। तो जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको मार रहा है, ये आपको एपरेंट है, ये डायरेक्ट वायलेंस है। लेकिन कोई आपको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है, कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, कोई आपको हमेशा अंडरमाइन कर रहा है, ये सारी चीजें मेंटल हरासमेंट होती हैं। तो मेंटल हरासमेंट से उबरने के लिए पहला तो ये है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा कि नो वन कैन डिस्ट्रॉय योर मेंटल स्टेटस। सबसे बड़ी बात यह कि आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और अगर आपने किसी को समझ लिया कि वो हमको मेंटली टॉर्चर करना चाहता है, तो आप उससे दुगनी ताकत के साथ उसके सामने आइए, ताकि कि सबसे पहले उसका पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो आपको क्या प्रताड़ित करेगा, आपके ऊपर तो उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो महिलाओं को अगर कार्य क्षेत्र में आना है तो बड़ी दुगनी क्षमता के साथ आना है, दुगने साहस के साथ आना है, जिसको कि बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है कि आपको इस प्रकार से पेश आना होगा। जैसे हमारे पास ही, मैं लॉ में हूँ, आपको मैं बताऊं, प्रोफेसर रैंक की महिलाएं आती हैं, परेशान रहती हैं कि उनके डीन ने ये कर दिया, उनके हेड ने ये कर दिया, वो परेशान है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए। सबसे पहला उपचार ये है कि वो जो कर रहे हैं, और अगर आप परेशान हो रही हैं तो वो आधे सफल हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई मेंटल टॉर्चर करता है, आपको कोई बात कहता है, तो पलट के या तो उसका जवाब दीजिए उसको, और या तो अगर आपको लगता है कि इस बात का कोई जवाब देने लायक नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और वो सोच लीजिए कि वो सिक मेंटालिटी का व्यक्ति है। एंड नो वन कैन गिव यू मेंटल ट्रबल अनलेस यू गिव स्कोप फॉर दैट।
तो आपको अपने मस्तिष्क को बंद रखना है, इसमें आपको उतनी ही चीजों की एंट्री देनी है जितनी की आपके लिए रिक्वायर्ड है। बाकी को कान के कहते हैं ना कि एक कान से सुन के बाहर निकाल दीजिए, वैसे अप्रोच को लेके चलना होगा। और मैं आपको बताऊं कि एक आप ही लोगों के बीच से, जब वीकेएम से ही पढ़ी हूं तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियां कैसी थी, कैसी हैं। और कोई कहता था कि लॉ पढ़ने जा रही है, क्या कर लेंगी, इनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देर हो रही है, मैंने हर तरीके की टीका टिप्पणियां होती थी और वो सब मेंटल हरासमेंट का कारण बनती थी। लेकिन मुझे लगता था कि ये ऐसा कह रहा है, अच्छा इस बात को नोट कर लिया जाए, नोटेड, और उसके बाद समय आने पर इस बात का जवाब दिया जाएगा। तो हर चीज का एक समय होता है, उसका इंतजार करना चाहिए, उसकी बात को सुन करके उसके लिए ये देखना चाहिए कि इसका हमको क्या क्या काट प्रस्तुत करनी है, क्या वो कहना चाह रहा है। और जितनी काट प्रस्तुत करना हम चाहें उतनी प्रस्तुत करें, और जितनी ना चाहें उतनी छोड़ दें, अपने हिसाब से लें चीजों को। मैम इसमें ये भी वो जानना चाहती थी कि क्या इसका कोई वैधानिक प्रावधान है, हाँ मतलब है ना, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि केवल फिजिकल हरासमेंट ही या फिजिकल वायलेंस ही होना चाहिए, वहां मेंटल टॉर्चर भी है। जैसे किसी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करना, कोई पत्नी है उसको ये कहना कि नहीं तुम्हारे फलाने के साथ नाजायज संबंध है, इस तरह की बातें अगर किया जाता है तो वो मेंटल हरासमेंट है। और इस तरह की चीजें जैसे वो कहा जा रहा है, तो इस तथ्य का उसको रिकॉर्ड रखना होगा कि कब कहा, किसने कहा, कितने लोगों के बीच में कहा और कैसे उसको मेंटल टॉर्चर हुआ। फिर वो ले जाकर के कोर्ट में इसको प्रस्तुत करेगी कि ये घटनाएं थी, ये अवसर थे जहां पर ये ऐसी टीका टिप्पणियां मुझ पर की गई जो मुझे मेरे मानसिक अवसाद का कारण बनी। मान लीजिए किसी के पास पुत्र नहीं है, उसको पुत्र ना होने के लिए बोला जा रहा है, किसी के पास बच्चा नहीं है तो उसको उसके लिए बोला जा रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है उसके लिए बोला, सो मेनी ग्राउंड्स कैन बी देयर। तो उनको ये आधार लेना पड़ेगा कि कब कहा, किसने कहा, किस अवसर पर कहा, किन परिस्थितियों में कहा, और कैसे ये मानसिक हिंसा बनी और कैसे ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है। तो ये इन बातों को लेकर के वो प्रोटेक्शन ले सकते। मैम देयर आर द लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर आवर स्टूडेंट्स, मतलब वो मैं तो जान ही रही थी, इसीलिए मैंने सुप्रिया से कहा था कि मुझसे बुलवाओ ही मत और केवल क्वेश्चन ही करवाओ, तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने मैं आंसर करूंगी। कुछ मतलब 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। एक तो संजना सिन्हा का है, वो पूछ रही हैं कि क्या इस पैट्रियार्कल सिस्टम को सपोर्ट करने में हमारे रिलीजन और विमेंस के द्वारा जो रिचुअल परफॉर्म्स किए जाते हैं उनका भी क्या कोई मतलब एक तरीके का योगदान है या नहीं है। फिर और भी बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। कुछ जैसे संगमित्रा सिंह पूछ रही हैं, व्हाट अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेंस्ट पीपल accused with the sexual crime against the women, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज में इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। वैसे ही पायल सिंह भी कुछ पूछ रही हैं कि मैम sometime in our society we hear that law is the very difficult for women to study or see it as a future। मतलब वो पूछ रहे हैं कि एक महिला अगर तो उसके लिए क्या वो नहीं। देखिए लॉ में कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री है जो आपको बहुत दिक्कत कर रहा है समझने के लिए। अगर आप हिंदी माध्यम में अच्छा कर रहे हैं तो हिंदी माध्यम में भी आप लॉ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में लॉ पढ़ सकते हैं। लॉ में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि लॉ सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। समाज में जो कुछ भी गलत होता है उसको सही करने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग लॉ में पहले साल बच्चा आता है उसको बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, आपको लॉ पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो कोई कठिनाई नहीं है लॉ में। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए कठोर दंड, तो कठोर दंड देखो एक कलेक्टिव कंसाइंस होता है जो कि हमारे समाज में लोग मांग करते हैं कि किसी ने अगर बलात्संग का अपराध किया है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी की सजा के कुछ लोग विरोधी होते हैं, कुछ लोग समर्थक होते हैं। और मैं आप बताऊं कि कोई भी दंड जब देना होता है तो हमें पूरा एक हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। हम एक घर में नहीं दंड व्यवस्था चला रहे हैं, बल्कि हम जो कुछ भी करेंगे उसे हमको इंटरनेशनल लेवल पर जस्टिफाई करना पड़ता है। तो आज विश्व स्तर पर मृत्यु दंड के लिए बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि मृत्यु दंड को अब दंड की पूरे इस संहिता से हटा
देना चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है स्टेट के द्वारा। तो ये चीजें आती हैं कि अगर हम मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं तो कौन सा दंड दे रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जो आजीवन कारावास की व्यवस्था थी उसमें था कि भाई 14 साल नहीं 20 साल के बाद वो व्यक्ति बाहर आता था प्रिजन मैनुअल के अकॉर्डिंग। अब क्या स्थिति हो गई है कि आप जजेस कह रहे हैं कि नहीं, ही विल रिमेन देयर टिल हिज लास्ट ब्रीथ, यानी वो अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। तो अब ये चीज आती है कि अंतिम सांस तक आप जेल में हैं, तो डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी मतलब घुट घुट करके आप जी रहे हैं, आप जी भी रहे हैं, और मृत्युदंड तो एक बार अगर आपको मिल गया, आपकी लाइफ खत्म हो गई, तो उसके बाद खत्म हो गई कहानी। ऐसे तो उनको देख करके कि ये देखिए वो जेल में है, इतने लंबे समय से जेल में है, तो दूसरा व्यक्ति भी, माने किसी दंड का कितना डिटरेंट इफेक्ट सोसाइटी पर होता है, इस पर बात आती है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग सोचते ये हैं कि मृत्युदंड सबसे बड़ा दंड है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि दंड की शुरुआत होना, दंड की प्रक्रिया में आने से ही दंड की शुरुआत हो जाती है। एक अपराध घटित हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम पीड़िता को भूल जाते हैं, जो उस अपराध का दंश झेली है उसको भूल जाते हैं, और जो व्यक्ति जिसने अपराध किया उसको दंड दिलवाने में पूरी मैकेनिज्म लग जाती है। मान लीजिए उसको दंड मिल भी गया, वो फांसी के फंदे पर झूल भी गया, उस पीड़िता का क्या होगा जिसने इतनी त्रासदी झेली। अब उसको ना उसको समाज स्वीकार कर रहा है, ना परिवार स्वीकार कर रहा है, उसको कैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिया जाए। वो लोग कहते हैं कि अरे इसके साथ ये हो गया, अब इसको तो डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरना चाहिए भाई, सर्वाइव करिए, आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। एक ये वायलेंट एक्ट था जो कि अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो आप उसके लिए जो डिस्कोर्स है पनिशमेंट का वो तो होगा ही, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती है किसी अपराध से। आपको उसको, जिसको कहते हैं उत्तरजीविता का सिद्धांत, तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इस पर अब काम हो रहा है कि आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको सबक सिखाना होगा, और आपको आगे बढ़ करके जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करना होगा। किसी घटना से, किसी अपराध से जीवन समाप्त नहीं होता, ये समझना होगा, तो जाकर के हम स्ट्रांग और समाज को एक मैसेज दे पाएंगे कि इन चीजों से आप हमें खत्म नहीं कर सकते। और मैं बताऊं कि जितना ही हम कठोर दंड की बात करेंगे उतना ही विक्टिम के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पॉक्सो में आप देखिए मृत्युदंड का प्रावधान हो गया। अब कोई बच्ची जिसके साथ बलात्संग होता है वो जिंदा ही नहीं बचती, उसको वहीं स्ट्रेंगुलेट करके मार देते हैं। तो जब मर जाएगी तो साक्ष्य मिलना कठिन हो जाएगा, जिंदा रहेगी तो कम से कम आइडेंटिफाई तो करेगी कि हाँ ये लोग थे, इन लोगों ने अपराध किया था, तब उनके दंड पाने की संभावना बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें समाज में, यही अवेयरनेस है कि हमको कैसे लॉ को ऐसे टैकल करें कि लॉ में जो प्रावधान है उसका फायदा मिल सके। होता क्या है, हम इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होकर के रैशनैलिटी पर बात नहीं कर पाते हैं और चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इमोशन पर निर्णय नहीं होता, निर्णय हमेशा तथ्यों और सबूतों पर होता है। जी मैम, और एक क्वेश्चन था पैट्रियार्कल सोसाइटी के संदर्भ में कि रोल ऑफ रिलीजन और उसका सपोर्ट कितना होगा अगर हम। हाँ, अब देखिए अमूमन आप देखिए समाज में जो ये पैट्रियार्की है ये हम लोगों के ब्लड में है। जैसे आपका ब्लड अगर लिया जाए कि बी पॉजिटिव है कि ए पॉजिटिव है, उसी तरह से आपके ब्लड सैंपल में ये चीज जुड़ी हुई है। आपके खून में आप जानते ही नहीं है कि कब आप पैट्रियार्कल हो जाते हैं, क्योंकि वहीं आप पैदा हो रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं। आपको ये चीज कब समझ में आती है, जैसे कि हम सारी जिंदगी हमने महिला अधिकारों की बात की, महिला के लिए कहा कि नहीं नहीं महिलाओं को ये बात अधिकार मिलना चाहिए, और जैसे ही हमारी बेटी ने हमसे अधिकार मांगना शुरू किया हमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। हमको लगा कि अरे ये तो इसका मतलब है कि वहां एक मदर भी पैट्रियार्कल हो जाती है, वहां उसकी पैट्रियार्की हावी हो जाती है कि मैं कैसे इसको जाने दूं, मैं किसको कैसे इसको ये कपड़े पहनने दूं, ये तो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है ये हमारे खून में रच बस जाती है, जिससे उबरने की आवश्यकता है। जिन बातों को आप समाज में कहते हैं उन्हीं किसी को दे करके तो देखिए। तो लॉ में होता क्या है कि कहते हैं ना कि जगजीत सिंह की गजल है कि आए हैं समझाने लोग, है कितने अनजाने लोग, जिन बातों को खुद ना समझे दूसरों को समझाते हैं। तो पहले खुद तो समझिए ये चीजें। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैम हमारे अभी जनरेशन में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इक्वालिटी को लेके। मतलब बॉयज, मैंने ऐसे पोस्ट देखे हैं जहाँ पे बॉयज बोल रहे हैं कि इफ अ वुमन हिट्स मी देन आई विल हिट हर बैक। सो व्हाट शुड वी रिप्लाई इन दिस?
नहीं, देखो, अगर वो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो कह रहे हैं, अगर आपको कोई डायरेक्ट कोई कमेंट है, आपके लिए है, तब तो आप उस पर कोई रिएक्ट करिए। लेकिन इन जनरल आप ये देखिए कि अभी हमारे समाज में लोग साक्षर हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं। अगर वो ग्रेजुएट भी हैं तो उनको आप लिटरेट ही समझिए, क्योंकि लिटरेसी और एजुकेटेड में बड़ा फर्क है। शिक्षित अगर कोई व्यक्ति है तो शिक्षा तो समस्त सुधारों की जड़ है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप को कैसी भाषा का प्रयोग करना है, कैसे व्यवहार करना है, यही सिखाया जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे आज की जितना ज्यादा आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उतना ज्यादा आप एब्रीविएटेड फॉर्म में एब्यूसिव वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। सारी चीजें जो पहले कहते थे कि निहायती अनपढ़ और गंवार व्यक्ति के द्वारा यूज की जाने वाली भाषा है, अब वो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट उसी भाषा में बात कर रहे हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हाउ टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट, हाउ मच टू रिएक्ट, इट शुड बी अंडरस्टूड। कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इससे हमको पल्ला पढ़ना है इसके या नहीं पढ़ना है। तो बहुत सी चीजें हम इग्नोर करते हैं। जैसे आपके लॉ में प्राइवेट डिफेंस का एक क्लॉज है जो ये बताता है कि हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको डिफेंड करने के लिए सबसे पहले एस्केप करना चाहिए, कि अगर वहां पुलिस नहीं है, अगर वहां आप पुलिस रिकोर्स नहीं ले सकते हैं, घटना घटित होने की उम्मीद है, तो सबसे पहले तो आप वहां से भागिए, भाग करके अपने को बचाइए। ये नहीं कि उलझ जाइए, उलझ जाएंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो डिफेंस का क्लॉज है, लेकिन डिफेंस के लिए आपके पास पूरे मैकेनिज्म होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो कैसे आपको बचना है, पहले बचना है फिर लड़ना है। यस मैम। जी मैम, जी मैम। एक प्रेरणा गर्ग का मैं लास्ट क्वेश्चन है, ले लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है और उनके मन में भी मुझे तो होगा। अच्छा भी लग रहा है बोलने में, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने ठीक उलट के पूछा है, खासतौर से पब्लिक हरासमेंट ऑफ बॉय बाय गर्ल और उसका इफेक्ट जो है फेमिनिज्म मूवमेंट पे किस तरीके से पड़ेगा। पब्लिक हरासमेंट ऑफ बॉय बाय गर्ल, हाँ, मतलब कोई लड़की अगर किसी लड़के का हरासमेंट कर रही है तो उसका फेमिनिज्म मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या एक तरीके से लैकुना के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि हम लोग जब बात करते हैं विमेन्स राइट्स की, तो हम ये कहते हैं कि बहुत लंबे समय से महिलाओं को बहुत से अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। बहुत समय से महिलाएं प्रताड़ित हुई थीं, उन्हें नहीं होना चाहिए था। उनके खिलाफ कुछ विशेष प्रकार के अपराध हैं जो हो जाते हैं, जो कि पुरुषों के खिलाफ नहीं हो पाते हैं। तो जैसे डावरी डेथ है, उसको जला के मार दिया जा रहा है, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हिंसा एक अपराध है, तो हर्ट इज एन ऑफेंस। हर्ट को हमारे आईपीसी में एक ऑफेंस बताया गया है, सेक्शन पर्टिकुलर में। तो आप किसी को कोई इंजरी कारित करते हैं तो एक अपराध है। तो चाहे वो पुरुष महिला को करती है या महिला पुरुष को करता है, दोनों में ही वो इक्वल है, दोनों में ही वो अपराध होगा। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मेन, रादर इट इज ए वायलेंट एक्ट। इट इज nominated under section 319 IPC as hurt and she has committed the offense of hurt। तो अब ये है कि वो ऑफेंस है और उस ऑफेंस के लिए रेमेडी भी है, वो भी केस फाइल कर सकते हैं आपके खिलाफ और आपको भी कोर्ट में ले जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस, आप फीमेल प्रिजनर्स को जाके देखिए, बहुत सारी फीमेल प्रिजनर्स हैं जेल में जो कि जिनके खिलाफ 498A लगा हुआ है, जिनके खिलाफ 304B लगा हुआ है। और ऐसी महिलाएं जो कि अपने ही घर में ननद और मने बन करके या सास बन करके अपनी भाभी को जलाई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको भी दंड मिलेगा। ये चीज है। थैंक यू मैम। और मुझे लगता है कि हमारी जितने भी विद्यार्थी इस अवेकनिंग सेशन से जुड़े थे उनको बहुत सारा लाभ मिला होगा और पर्टिकुलरली हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो चूँकि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की भी, तो मैं जो है आपको अपने इस पूरी टीम और अपनी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंशु शुक्ला मैम, डॉक्टर सुप्रिया मैम, डॉक्टर प्रियंका मैम, प्रोफेसर सीमा वर्मा मैम, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हमारी प्राचार्य, प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव
हमारी प्रबंधिका श्रीमती उमा भट्टाचार्य, और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य एक तरीके से कहें तो एसेट्स हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। और इन सब की तरफ से आपके इस बृहद व्याख्यान के लिए टेक्स्ट और कंटेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, और उस पर आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। अगर हम उसको कहें तो आपने कैसे बताया कि 1848 से ही जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ, और उसके पहले और किस तरीके से जो विचारक थे, जैसे आपने वर्जीनिया वुल्फ का नाम लिया, जॉन स्टुअर्ट मिल्स का नाम लिया, और फिर बाद में उसको आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हुए डाउरी, और उसके बाद के वर्षों में आपने इक्वालिटी के कैसे हमारे टेक्स्ट में जो है कानूनों की व्याख्या की गई है, स्पेशली इक्वालिटी को लेके, और लेकिन वो एक तरीके से अनडिफाइंड है, और फिर कैसे उसको डिफाइंड किया गया और किस तरीके से उसके लैकुनाज निकल के आते हैं, और कैसे फेमिनिज्म को भारतीय समाज में देखा जाता है। इन सब के संदर्भ में आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया, और हम जो है इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं मैम, अपने महाविद्यालय की ओर से और इस पूरी उड़ान टीम की ओर से। आपका बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ कि हम लोग आगे भी आपको सुनना चाहेंगे, और जब भी मौका मिलेगा जरूर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी आयोजकों को मेरी तरफ से भी बहुत आभार, और रचना मैम को नमस्कार, अंशु जी को, सुप्रिया को, सबको मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार। नमस्ते जी जी जी। आप हमारे यहाँ हमारी एलुमनाई हैं, ये तो और भी गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि अपने को सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आई होप आपको भी। वीडियो ऑन कर लेती तो मैं आपको देख भी लेती एक बार। 1 मिनट, मेरा ना वो कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, इसीलिए मैं ऑन की हूँ, लेकिन वो शायद दिख नहीं रहा है आपको। अच्छा अच्छा, शायद अभी दिख गया मैं। आप देता है। जी मैम, मैं तब भी ऑन किया था मैंने, तो दिख नहीं रहा था, मुझे ही नहीं दिख रहा था, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारी एलुमनाई हैं, और आज हम आपको सुन पा रहे हैं, और आगे भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप समय दे हमें, ताकि ये एक विषय ऐसा है जो विमेन स्टडी सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर बच्चे के लिए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूंकि थोड़ा गूढ़ भी है, इसकी समझ भी नहीं हो पाती है, हम सब इतने सरल शब्दों में आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम उड़ान की तरफ से शशिकेश, नाम तुम लोगों का बहुत अच्छा है। सुप्रिया और शशिकेश के प्रयासों से आप यहाँ पर हैं हमारे बीच। तकनीकी रूप से हम लोगों ने काफी मदद किया है, हमारा ऑफिस स्टाफ, खासतौर से कपिल देव जी और पूर्णिमा मैम इंग्लिश डिपार्टमेंट की, उनका भी मैंने हेल्प लिया था, तो उनको भी हम लोगों की पूरी टीम की तरफ से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और पूनम दी, तुम्हारे यहाँ पूनम दी हैं, वो हमारी सीनियर हुआ करती थी, और उस जमाने में हम उनके फैन हुआ करते थे। जी जी। तो उनको भी नमस्ते बोलना। जी, उनको भी, और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहे उनको विशेष तौर से थैंक्स। हमारी मेरी तरफ से भी विभा दी आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने अपना समय दिया, और सच में बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग लेक्चर रहा। बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और एक बार एक शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कोई बोल देता है तो फिर कहीं ना कहीं वापस रीमोटिवेशन होता है। तो आपके शब्दों ने आज रीमोटिवेट करने का काम किया है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि बच्चे बड़ा पजल होते हैं, वो उलझ के रह जाते हैं। तो आज के बच्चों को बहुत लंबी दुनिया देखनी है, अभी बहुत आगे जाना है, और छोटी छोटी बातों को कैसे टैकल करना है। जैसे घर में हमारे बच्चे परेशान होते हैं, 2 बच्चों को, मैं सोचती हूँ ऐसे ही इस उम्र के सारे बच्चे परेशान होते होंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितने ज्यादा लोगों को समझा सकेंगे, उतने ज्यादा हम भारत के लिए, नए निर्माण के लिए योगदान कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी विभा दी, और मैं कहूँ तो जब मैंने सुप्रिया से डिस्कस किया कि लॉ पे लेक्चर कराना है, विमेन्स राइट्स पे या विमेन लॉ पे, और जो पहला नाम उसने लिया वो आपका ही लिया। उसने फट से कहा कि विभा दी से का मैंने सुना है एक बार,
लॉ फैकल्टी में हैं, तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ। फिर शायद आपके पास अभी समय नहीं था, आपने बात का समय दिया था। वो एक्चुअली मंडे से छोटी वाली बेटी का हाई स्कूल का एग्जाम है, तो थोड़ा सा वो था, समझ लेकिन उसने कहा बहुत लेट हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सैटरडे को रख लो फिर। जी मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ अब आप भी यूनिवर्सिटी में अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एडमिशन शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, तो हम सभी जो है वो 1-1.5 महीना उधर बिजी हो जाते हैं। तो हम लोग ये कराना चाह रहे थे, और बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी में भी समय दिया। और सुप्रिया नहीं, ये तो हमारी फील्ड है, और प्लस सुप्रिया परस्यू कर रही थी, तो ये भी देखा जाता है। कई बार तुमको मैं बताऊं, हर तरीके के अनुभव मिलते हैं। कई बार आपको बहुत लॉन्ग परसुएशन मिलता है, कई बार आपको लास्ट ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीजें हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, छोटी छोटी बातें रहती है, तो और इसलिए आपका तो पहला नाम उसने लिया था जब हम मीटिंग में बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम किन किन इश्यूज पे कराएंगे, तो सुप्रिया ने सबसे पहला नाम आपका ही लिया कि लॉ फैकल्टी में विभा दी है, मैंने सुना है उनको, तो हम उनको रखेंगे। तो हमने आपको फर्स्ट चॉइस रखा था और आप हमें मिल गई, ये बहुत सौभाग्य की बात है। फिर हमने सोचा था अगर आपका समय नहीं मिलेगा तो हमें खोजना पड़ेगा किसी को। नहीं, अब वीकेएम के प्रति तो मेरी कुछ कृतज्ञता है ना। अब वीकेएम में नहीं बोलूंगी, बाकी कहीं तो मैं मना कर सकती हूँ, पर वीकेएम में मना करना बहुत कठिन है। अब तो अधिकार से हम बोलेंगे, अब तो वो रिक्वेस्ट रहेगा नहीं, अब तो अधिकार रहेगा कि ये अब हम लोगों आप का सौभाग्य है मैम। जी मैम। चलिए, आप लोगों ने सबने इतनी सहजता से हमको स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच। प्रणाम 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 मैम। थैंक यू मैम। चलो थैंक यू मैम। चलो, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। शशिकेश मीटिंग